वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम लगभग बस आने ही वाला है। आपका 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हमने मैराथन सेशन के थ्रू सारा थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट किया 15 मैराथन सेशन में। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि मैम प्रीवियस ईयर करा दीजिए एक बार फिर से, तो हमने 2 मैराथन के थ्रू, जिसमें कल नहीं, जो आज मॉर्निंग में ही 8 बजे आपकी क्लास अपलोड हुई थी, उसमें हमने 2011, 2013 और 2014 और 15 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखा था साइंस का। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज इसी में हम देखने वाले हैं 2016, 2017, 2018 और 2000, ये 91 लिख दिया है, 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हो जाएंगे साइंस के। अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन आपको कुछ इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर की ये दोनों क्लासेस, जो मॉर्निंग वाली थी जिसमें हमने 2011, 13, 14, 15 देखा, और ये अब वाली क्लासेस जिसमें हम 16, 17, 18, 19 का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम में। और इसी के साथ आपकी थ्योरी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे और उसी के साथ आपकी जो पूरी तैयारी है यूपी टेट साइंस की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो नाइट में सी टेट की क्लासेस चल रही हैं वो तो देखनी ही देखनी है, क्योंकि मैंने बोला है वो बेसिक लेवल आपका अच्छा करेंगी। क्योंकि कुछ और क्लासेस आएंगी, तो जब तक आपको क्लासेस मिल रही हैं सीटेट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अब आके अगर आप उनको नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। इस टाइम आप अपना रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर देखें, प्रैक्टिस सेशन देखें, और बस बढ़िया से बिंदास होकर अपना तैयारी करें अच्छे से, और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझेंगे सारे प्रीवियस ईयर। तो आइए देखते हैं 2016 साइंस पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है। अभी ये आपको याद करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कक्षाओं का अभिविन्यास। जैसे हमारे ब्लॉक होते हैं एस पी डी है ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14। तो उनका अभिविन्यास करना ही मैग्नेटिक क्वांटम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, ये हमें बताना है। तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से ये होता है। विटामिन सी का आप बताएंगे दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये याद रखिए क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ये भी नाम याद रखने होंगे, पूछे जाते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो दांतों की समस्या, मसूड़ों का फूलना, वो सब विटामिन सी के अंदर ही आता है। विटामिन ए के अंदर कौन सी बीमारी आ जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपकी रतौंधी होती है, आंख से कम दिखना, वो विटामिन ए की वजह से हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो हमारा रक्त है, जो ब्लड है, उसकी क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का थक्का जमने लगता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ये हो जाता है। तो विटामिन के उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन के की कमी की जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तो उस समय कौन सा प्रोटीन जो है वो उसमें मदद करता है, वो होता है आपका हेपेरिन। याद रखिए, हेपेरिन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। उसके बाद अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, रिकेट होता है, जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं क्या, कि हमें सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, विटामिन डी की कमी ना हो। हमारे अंदर विटामिन डी होता है, सिर्फ एक्टिवेट होता है, ये अंदर से ही जनरेट होता है हमारे अंदर विटामिन डी, हम बाहर से नहीं लेते, अंदर से जनरेट हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें। तो विटामिन डी याद रखेंगे, दूसरा नाम क्या बताया था, कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज वीक एसिड। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ये हमें बताना है। और ये हमने पहले भी कराया है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, H2SO4, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी आंसर नहीं होगा। सेम ऐसे जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड भी याद रखेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जो प्राकृतिक
प्राकृतिक आपके फलों में पाए जाते हैं वो कैसे आमतौर पर कैसे होंगे, वो वीक एसिड होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे लेमन वगैरह में जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है और ये वीक एसिड होगा। बाकी आप ये भी याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच साइंटिस्ट वॉज डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था, ये हमें बताना है। तो ये आपको याद ही करना होगा और यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन रे। जॉन रे ने ही जंतुओं को पहचानने के लिए तालिका विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। देखिए सीडलेस फ्रूट कौन से होते हैं, जिनमें जनन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं करते। वो फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते वो आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं। उनमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है। क्या होता है, पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि उनके अंदर बीज नहीं होते, बीज तो होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उनके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो वो आपके सीडलेस फ्रूट होंगे। टमाटो, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे के सारे आपके सीडलेस फ्रूट हैं। याद रखिएगा, वाटरमेलन, उसके अंदर बीज बहुत सारे हैं। तो ये मत सोचना कि वो सीडलेस फ्रूट नहीं है, वो सीडलेस फ्रूट है क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। क्या होता है वहाँ पर, पोलिनेशन होता है, चाहे वो बाह्य हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से हुआ हो, तो वहाँ पर पोलिनेशन होता है। तो टमाटो, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ये सब आपके सीडलेस फ्रूट हैं। तो आर नो यूज इन कोकोनट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका, कोकोनट, नारियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइबर्स ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कपास के रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं कहाँ से, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सीड कोट, बीज चोल में से जो है वो हमें कॉटन का फाइबर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रेशम कीट होता है वो किस अवस्था से, उसकी किस अवस्था से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो वो आप याद रखेंगे, प्यूपा। प्यूपा की जो स्टेज होती है उसमें जो है वो हम सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं उस सिल्क वॉर्म में से। और याद रखिए उसके बाद जो लार्वा होता है, लार्वे से क्या होता है, वो आपका कैटरपिलर, जो आपका इंसेक्ट होगा, जो आपका कीड़ा मकोड़ा होगा, वो तो बाद में बाहर आ जाएगा, तो लार्वा नहीं होगा। याद रखिए लार्वा की स्टेज में क्या होता है, जो अंडा जो होता है ना वो हैच कर जाता है, फट जाता है, और वहाँ से जो कैटरपिलर है, जो कीड़ा मकोड़ा है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब प्यूपा की स्टेज होती है, उस स्टेज में ही क्या होता है, हम सिल्क को वहाँ से निकालते हैं, ऑब्टेन्ड करते हैं सिल्क वॉर्म में से। तो कौन सी स्टेज होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विविपेरी जर्मिनेशन आर फाउंड इन, पित्तस्थय अंकुरण विशेषता है किसकी, ये हमें बताना है। देखिए विविपेरी जर्मिनेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब टमाटर को काट देते हैं तो कभी कभी हमें उसकी सीड में से ही क्या होता है, स्टेम निकलती हुई दिखाई देती हैं, अंकुरण होता है। ऐसी आप देखेंगे नींबू को अगर आप काट के ऐसी रख देंगे तो उसके अंदर की जो सीड है ना वो अंकुरित होने लगती हैं। वही क्या होता है, आपका विविपेरी जर्मिनेशन होता है, जो हमें टमाटो और लेमन में देखने को मिलता है। और सेम इस प्रकार का जर्मिनेशन, अंकुरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, मैंग्रोव प्लांट में मिलता है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के आसपास पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर सही, मैंग्रोव पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, HIV मेनली इन्फेक्ट, HIV जो होती है वो मुख्यतः संक्रमित करता है क्या। याद रखेंगे, इसको याद ही रखना है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बेकार करता है, हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं, और बीमारियों से जो हमें बचाता है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हेल्पर लिम्फोसाइट, उसी को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, ये हमें बताना है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम 21वें गुणसूत्र की जो त्रिसूत्रता होती है उसकी वजह से ये होता है। यहाँ पर डबल एक्स की जगह क्या हो जाता है, फीमेल के अंदर ट्रिपल एक्स हो जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, जब 3 एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं 21 पेयर में। तो यही यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट कीप इट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। निम्न में से किस पौधे के जो रंध्र होते हैं दिन में तो बंद होते हैं लेकिन रात में खुले होते हैं। देखिए जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे ट्रांसपिरेशन, पानी का बाहर जाना, गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। और पानी जो ट्रांसपिरेशन होता है, भाप बनकर पानी निकलता है, वो स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। अब दिन के समय बंद किस में होगा, जिन्हें पानी नहीं निकालना बाहर, और पानी किन्हें बाहर नहीं निकालना होगा, जो आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते होंगे उन पौधों को पानी नहीं निकालना होगा। तो उनमें जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, वो दिन के समय बंद होगा और रात के समय खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा आपका। कैक्टस यही रेगिस्तान में पाया जाता है और इसी में ही ये फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। विच इक्वेशन शो द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर 3, 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 और 6O2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने वाली है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है। द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल इज। शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ क्या है। देखिए एकीकरण क्या होता है, जब हम कई शिक्षण विधियों से पढ़ाते हैं, मतलब अगर बच्चे को एक मेथड समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरी विधि लगाएंगे, तो वहाँ पर यूनिफिकेशन होता है अपनी स्किल का सही तरीका यूज़ करना सही समय पर, वही क्या होगा आपकी अच्छी टीचिंग स्किल होगी, उसका एकीकरण होगा। तो उससे बताना है क्या मतलब है ये हमें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू चूज प्रॉपर टीचिंग स्किल इन वन लेसन। एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशल का चयन करना, मतलब आपके पास टीचिंग स्किल तो बहुत सारे हैं लेकिन उसका एकीकरण करने का मतलब यही है कि सही तरीके से सही समय पर प्रॉपर स्किल को यूज़ करना। अगर मैथ में अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है, किसी स्किल से आप समझा रहे हैं और बच्चा उस स्किल से समझ नहीं पा रहा, तो आप दूसरे स्किल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एकीकरण का मतलब ये है कि सही समय पर सही स्किल का प्रयोग करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्किल हैं और उनमें से जो सही स्किल का चयन होगा वही क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अफेक्टिव एस्पेक्ट। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है। ब्लूम की थ्योरी अगर याद होगी तो वहाँ से ये आंसर देना बहुत आसान होगा। ये जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, ये आपका भावात्मक पक्ष में नहीं होता, ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष में होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। तो यही यहाँ पर बाहर हो जाएगा, एनालिसिस विश्लेषण। ये हम भावात्मक पक्ष में नहीं करते। भावात्मक पक्ष में तो बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चा मूल्यों को जानता है, उनको आत्मसार करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को समझता है, वो सब आपके भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में बच्चा दिमागी खेल करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, वो सब आपके कहाँ होंगे, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही क्या होता है, आपका भावात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। बाकी रिसीव करना, ग्रहण करना, संगठन ऑर्गेनाइज करना और मूल्य का स्थान देना, वैल्यूइंग करना, जो चीज़ समझी है उसको आत्मसात करना, तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, अफेक्टिव एस्पेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ एनालिसिस को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी हमारा पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट थिंग विच इज कंसिडर इन लेसन प्लान इज। पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, ये हमें बताना है। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं ना, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, उसमें भी ये बताया जाता है कि जब हम उसको पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है आपका पढ़ाने का, क्या लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, वो डिसाइड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। उद्देश्य जो फर्स्ट थिंग होगी जब भी आप कोई लेसन प्लान कर रहे होंगे कि आपको उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वही सबसे पहले आता है आपकी पाठ योजना में।
में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। द वैल्यूज ऑफ साइंस फॉर नेचर इज, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है क्या? प्रकृति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वो क्या है? वो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित है। कुछ भी साइंस में निश्चित नहीं है, ये मैंने बार बार बताया है। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, कितने प्लैनेट पढ़ते थे? 9 प्लैनेट पढ़ते थे, लेकिन बाद में जो प्लूटो था उसको प्लैनेट से हटा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ साइंस है उसका नेचर कैसा है? वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। समय के साथ चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए, पेडागोजी में अगर कोई डाउट है तो आप जो सीटेट में मैंने पेडागोजी समझाई है ना साइंस की, उसको फिर से देखें। उसके बाद अगर यूपी टेट में पेडागोजी आती है तो वहाँ से भी आपका कोई नंबर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 2019 में भले ही पेडागोजी ना आई हो, अगर मैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपरों की बात करूं तो ज़्यादातर में पेडागोजी से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। तो पेडागोजी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पेडागोजी का सेक्शन देख सकते हैं, सीटेट वाला, वही सफिशिएंट होगा यूपी टेट के लिए भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट इज, सृजनात्मक छात्रों की क्या विशेषता होती है, ये हमें बतानी है। क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा जिज्ञासु होते हैं, उनमें कुछ नया करने की हमेशा उनके दिमाग में कल्पना चलती रहती है, नया करने का कुछ उनके मन में चलता रहता है। तो जो क्वालिटी होती है क्रिएटिव स्टूडेंट की वो क्या होती है? यहाँ पर हो जाएगा आपका एंसियस, जिज्ञासु। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि न्यूमेरिक का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस का है, तो केल्विन स्केल पर हमें ताप का परिवर्तन बताना है। देखिए यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैं मान रही हूँ 50 डिग्री सेल्सियस है और उसमें चेंज हुआ कितने का? 50 डिग्री सेल्सियस का, मतलब वो बढ़कर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस केस में केल्विन में क्या परिवर्तन आएगा? अब देखिए, केल्विन के लिए हम जब सेल्सियस से केल्विन बनाते हैं तो क्या करते हैं? 273 को डायरेक्ट उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी मैं 273 ऐड करूंगी और इसमें भी मैं 273 ऐड करूंगी केल्विन बनाने के लिए। जब समान चीज़ें दोनों तरफ ऐड हो रही हैं तो जो परिवर्तन होगा वो अब भी कितने का ही रहेगा? 50 का रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, सेल्सियस से क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए, आप इस तरह से भी समझ लीजिए, एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 7 है। अब अगर मैं दोनों में 10-10 ऐड करूं, अभी अंतर 2 का है, 10-10 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएंगी? 15-17, और इनमें अब भी अंतर कितने का रहेगा? 2 का ही रहेगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर था, टेम्परेचर में चेंज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि केल्विन में दोनों तरफ समान वैल्यू ऐड होनी है, तो अभी भी टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो कितने का रहेगा? 50 का ही रहेगा, सिर्फ यूनिट बदल जाएगी, सेल्सियस से क्या हो जाएगा? केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 3 वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 ओम, 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in parallel. The equivalent resistance of the circuit is, 3 ताप जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। एक बात और आप याद रखेंगे, रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ये आपको याद रखना है, जिसे इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जब पैरेलल में कनेक्शन होता है, पैरेलल में कनेक्शन मतलब एक रेसिस्टेंस जो है 1 ओम का ऐसे लगा है, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो किस तरह से लगा है? ऐसे लगा है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से लगा है। तो ये कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी प्रतिरोध उसमें लगे हुए होते हैं 1/R3। अगर वो सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, तब उस केस में R क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। जब एक साथ लगे होते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है, लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब फॉर्मूला
वाला कुछ इस तरह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, 3 रेसिस्टेंस हैं, तो एक हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1/2 और एक हो जाएगा हमारा 1/3। और जब मैं इनको ऐड करूँगी तो एलसीएम नीचे 6 आएगा और ऊपर चला जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 11/6। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी कि 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, 11/6। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी को टिक करके ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 1/r की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें r की वैल्यू बतानी है। जब 1/r की वैल्यू 11/6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, r/1 हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6/11। तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6/11 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न था, तो याद रखिए वो 1/r की वैल्यू होगी 11/6, लेकिन अगर मैं r की वैल्यू की बात करूँ तो वो चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/11 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे हम t से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ गैस इज, किसी गैस में ध्वनि की चाल b तथा गैस में परम ताप T में क्या संबंध है। और ये संबंध आपको याद ही रखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन गैस में क्या रिलेशन होता है। इसमें जो V होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, √T के। और ये आपको याद रखना है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। और इसी के यहाँ से हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है कहाँ से, जब वो हाई घनत्व वाली वस्तु से कम घनत्व वाली रेयर मीडियम में जाता है, तब वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर क्या होती है, लाइट टकराने के बाद क्या होता है, वापस ना जाकर अंदर चली जाती है। जैसे पानी में टकराने के बाद लाइट अंदर चली गई तो वहाँ पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। या फिर ये मैं कहूँगी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो आपतन कोण है, जो क्रिटिकल एंगल होता है एक हमारा, उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तब हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लास टू वाटर, क्योंकि जो ग्लास है वो डेंसर है और वाटर जो है उसके कंपैरिजन में क्या है, वो हल्का है, रेयरर है। तो ग्लास टू वाटर, कांच से जल में हमें क्या देखने को मिलेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज p, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। मास m द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है आपकी हाफ mv², ठीक है। और जो आपका मोमेंटम होता है, संवेग जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी m और v। तो यहाँ पर देखिए कैसे रिलेशन हम इसको बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv², उसमें ऊपर नीचे m से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे भाग कर देंगे, तो इससे कोई फ़र्क तो आएगा नहीं। तो इससे अब ये क्या हो जाएगा, हाफ m² v²/m। और या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ, हाफ mv, दोनों के ऊपर एक स्क्वायर और नीचे m। और अभी मैंने बताया था जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो क्या होता है, p = mv। तो इस mv की जगह यहाँ पर जो ये mv है, इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, p रख सकती हूँ। और p रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ p²/m। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने रिलेशन निकाल दिया और यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हाफ p²/m। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी E इज कांस्टेंट, द हीट जनरेट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रतिरोध वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर
तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, ये हमें बताना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, तो उस केस में जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/E के। तो ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा। रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो हीट होती है, ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/E के, या फिर हम ये कहेंगे ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो रेजिस्टिविटी होती है वो ऊष्मा के। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिजिक्स के क्रैश कोर्स में। आप देखेंगे ना जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है वहाँ पर मैंने सब अच्छे से समझाया कि रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है। तो फिलहाल आपको रिलेशन याद रखना है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/E के। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा था तो 1/E हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द गिवन लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट, ये जो लॉजिक चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करता है ये हमें बताना है। तो ये हमारा एंड गेट होता है, एंड द्वार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और एंड गेट में क्या होता है, जब हम इनपुट देते हैं क्या होता है, पहला इनपुट हमारा ऑन होता है और दूसरा इनपुट हमारा ऑफ होता है। तो रिजल्ट यहाँ पर ऑफ ही आना है। या फिर पहला इनपुट अगर हमारा ऑफ होगा और दूसरा इनपुट ऑन होगा, उस केस में भी रिजल्ट ऑफ आना है। जब दोनों इनपुट हमारे क्या होंगे, ऑफ होंगे, तो रिजल्ट भी ऑफ ही आएगा। या फिर जब दोनों इनपुट हमारे ऑन होंगे तो उस केस में ही रिजल्ट जो है वो आपका ऑन होता है। अन्यथा एंड गेट में कितनी भी बार एक ऑन है या एक ऑफ है या दोनों ऑफ है, हर केस में जो आउटपुट होगा वो आपका शून्य होगा, 0 होगा। लेकिन जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तभी जो आपका आउटपुट होगा वो भी ऑन होगा। तो ये चिन्ह पूछ रहा था यहाँ पर, तो सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। तो 2 सेकंड के बाद पिंड का अंतिम वेग बताना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका 2 kg, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है और उसकी स्टार्टिंग में शुरू में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। जो शुरू में है यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो 10 मीटर वेलोसिटी है और 10 न्यूटन का नीचे से ऊपर, क्योंकि ऊपर नॉर्थ की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड में। अभी बहुत शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए फोर्स जो होता है वो m × a होता है। फोर्स हमारा 10 न्यूटन है और मास हमारा 2 kg है। तो यहाँ से मैं एक्सीलरेशन त्वरण बता सकती हूँ, वो कितना हो जाएगा 5, वो भी 1 सेकंड का। 2 सेकंड का कितना होगा 10। तो ये जो ऊपर है फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा और इधर भी होगा वो भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस केस में आप ये मत सोचिएगा कि 2 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा उसका। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट जो वैल्यू आएगी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम निकालेंगे। यहाँ पर जो तीसरी जो वो होगा वेलोसिटी होगी फाइनल, वो क्या होगी 10 + 10 का दोनों का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100। 10 स्क्वायर कितना होगा 100 और ये भी 100, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। और 200 को मैं क्या बोल सकती हूँ 10√2। तो ये जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 10√2 होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है तो वो उत्तर तो होगा ही आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है। हाइड्रोजनेशन में हमें बताना है क्या यूज़ होता है ऑयल के, तो वो होता है आपका निकेल। ये इसके कठोरीकरण में, कठोर करने में उसको मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा Ni निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अभी आपको सीधा सा आंसर याद करना होगा ऑप्शन नंबर 3 C2H2 एसिटिलीन जो होती है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है, वाइट प्रेसिपिटेट देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, एसिटिलीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ मोल्स इन, ये इज लिख दिया है, यहाँ पर इन होगा, इन 128 ग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विल बी, 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहले मैं प्राप्त करूँगी क्या, SO2 का एटॉमिक मास, कि कितना इसका मास है। ठीक है, तो SO2 के एटॉमिक मास की मैं बात करूँ, पूरा भार यहाँ पर मैं बताऊँ तो वो कितना होगा ग्राम में। देखिए सल्फर जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम है सॉरी, तो 16 इंटू 2 करेंगे हम, तो 16 इंटू 2 करूँगी तो ये भी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगी SO2 का टोटल मिलाकर जो एटॉमिक मास निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। तो अब मुझे पता है ये जो इसका मास होता है वही क्या होता है, एक मोल के बराबर होता है। तो SO2 के जो 64 ग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक मोल को। तो मैं ये बोलूँगी कि एक मोल के SO2 में क्या होता है, 64 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 64 ग्राम होते हैं। अब मुझे बताना है कि 128 ग्राम में कितने मोल होंगे। जब 64 ग्राम ऑफ SO2 एक मोल को बताता है तो 128 ग्राम कितनों को बताएगा, 2 मोल को बताएगा। क्यों, क्योंकि 64 का डबल क्या होता है 128, तो मोल भी डबल कर दिया, एक का दुगना क्या हो गया 2। तो जब 64 ग्राम में एक मोल होगा तो 128 ग्राम में सीधी सी बात है कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। देखिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं ना, और उनके जो सॉल्ट होते हैं, उन कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारे मेटल हैं और जो इनकी सॉल्ट फॉर्म होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को हार्ड बनाती हैं। जैसे समुद्र का पानी है कैल्शियम मैग्नीशियम, वहाँ पर जो इनके सॉल्ट होते हैं, इन धातुओं के जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को कठोर बनाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, जो इन धातुओं के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3, जो इनके बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को टेम्पररी हार्ड बनाते हैं, अस्थायी रूप से कठोरता प्रदान करते हैं इनके बाइकार्बोनेट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5 इज। FeCO5 में मुझे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, क्या होगी। तो मैं मानूंगी जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है वो X है ना। अब इसको खोलते कैसे हैं, X प्लस CO, क्योंकि यहाँ पर हमारा उदासीन है तो इसकी जो ऑक्सीकरण होगी वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और इसके 5 एटम है, इंटू 5 करेंगे और बराबर भी हम किसके रखते हैं, 0 के। तो तब भी ये सब क्या रहना है, 0 ही रहना है। और यहाँ पर जाकर X की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 ही रहनी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यूपीटेट साइंस 2017 का, द SI यूनिट ऑफ हीट इज। ऊष्मा का SI मात्रक हमें यहाँ पर बताना है, स्टैंडर्ड यूनिट हमें यहाँ पर बतानी है। और आपका SI यूनिट से तो एक क्वेश्चन यूपीटेट साइंस में आना ही आना है। तो हीट का SI मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, जूल होता है वो। और एक बात आपको याद रखनी है, 1 जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं। देखो नीचे अर्ग भी लिखा है ना, तो ये बात याद रखेंगे, 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। और ये जो जूल होता है ना, ये खाली हीट का मात्रक नहीं होता, ऊष्मा का मात्रक नहीं होता, ये कार्य का भी मात्रक होता है। वर्क जो कार्य होता है उसका भी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जूल ही है। और 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये जो कैलोरी है ना, ये भी हीट का ही मात्रक होता है, लेकिन SI यूनिट में नहीं होता। अगर मैं बात करूँ वॉट की, वॉट किसका मात्रक होता है, तो ये पावर जो होती है उसका SI मात्रक होता है। अगर पावर का SI मात्रक पूछा जाता तो वहाँ पर वाट हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर हीट का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ P, F and A रिप्रेजेंट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया रेस्पेक्टिवली, देन। यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो मुझे यहाँ पर इनका रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होता है, तो कुछ भी वेक्टर यहाँ पर नहीं होगा, सीधा सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। बल पर डायरेक्ट निर्भर करता है प्रेशर, और एरिया पर डायरेक्ट निर्भर नहीं करता, इन्वर्सली निर्भर करता है। अगर एरिया
ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये मैंने बहुत अच्छे से पहले भी आपको समझा रखा है कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सीधा आंसर देखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट टू 25 यूनिट इन 5 सेकेंड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 से बढ़कर 25 हो जाए तो उसका हमें कार्यार्थ बल बताना है कितना होगा। अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करूं तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ से हमें बताएगा इसका आंसर। वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना संवेग में परिवर्तन होता है समय के साथ वही क्या होता है, वो आपका बल होता है, वो बल की वजह से होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन कितना है, वो 10 से 25 हो गया। तो मतलब 10 से अगर कोई चीज़ 25 हो गई है तो वहाँ पर परिवर्तन हमें कितने का देखने को मिला, 15 का परिवर्तन देखने को मिला। और कितने सेकंड में हमें ये देखने को मिला, 5 सेकंड में हमें देखने को मिला। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, ये 3 यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो याद रखिए फोर्स क्या हो जाती है फिर यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितने समय में, तो वो हमने देख लिया 15 था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, और 5 सेकंड में वो हो रहा था। तो उससे उसको भाग करने के बाद हमें फोर्स जो है वो पता चल गई, और फोर्स हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माइका इज़ यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज़, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रंग का उपयोग होता है क्योंकि यह, देखिए जब खाना बनाने में यूज़ हो रहा है तो सीधी सी बात है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, उष्मा का सुचालक होगा। लेकिन साथ में आपको ये बात याद रखनी है, जो माइका होता है, जो अभ्रंग होता है, ये पेंट वगैरह में भी यूज़ होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि उष्मा का तो सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है, लेकिन विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका बैड कंडक्टर है, उसका कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है, तो वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो रेखाएं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशन एंड 20 रियर फ्रैक्शन इन 10 मीटर लेंथ, द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स इज, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंग में 20 संपीड़न और 20 विरलन हैं। तो हमें तरंगों का तरंग दैर्ध्य बताना है। देखिए पूरी एक कंप्लीट तरंग कम मानी जाती है कि जब वो एक बार इस तरह से ऊपर जाती है और फिर एक बार इस तरह से नीचे आती है, तो पूरी एक तरंग जो है इतनी दूरी कवर करती है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करती हैं, और वही हमारी वेवलेंथ होती है। तो वो एक तरंग की वेवलेंथ होगी, उसमें उसने क्या करा, एक बार संपीड़न करा और एक बार विरलन करा, एक बार कंप्रेशन और एक बार रियर फ्रैक्शन, तो वो एक तरंग का है। अब ऐसा यहाँ पर 20 बार हुआ है, 20 बार कंप्रेशन हुआ है और 20 बार रेयर फ्रैक्शन हुआ है, तो तरंगे कितनी हैं, 20 हैं। और उन 20 तरंगों ने कितनी वेवलेंथ, यहाँ पर लैम्डा जिसे हमें बताना है, एक तरंग का मैंने बता दिया वो इतना रहा होगा यहाँ से ऊपर से नीचे, तो ऐसी 20 तरंगों का वेवलेंथ हमें बताना है। और जो हमारी दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँगी इसको, 1000 सेंटीमीटर। और मुझे कितनी तरंगों के लिए बताना है, 20 तरंगों के लिए बतानी है कि कितनी दूरी इसने कवर की होगी। तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10, तो ये हमारा निकल कर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ उन्होंने कवर की है, वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive indices of water and glass, then the reflective index of glass relative to water क्या होगा, ये हमें बताना है। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्या है, 4/3 और 3/2 हैं, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें यहाँ पर बताना है। और वो क्या होगा, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का रेशो
ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसका पूछा है, पहले ग्लास का पूछा है और फिर रिलेशन पूछा है किसका, वाटर का, यही तो पूछा है। देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेशन टू वाटर, तो ग्लास का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है वो कितना है, 3/2 है। ठीक है, उसका रेशो बताना है किससे, हमारा वाटर से। वाटर का कितना है, 4/3 है। तो अब हम इनका रेशो को करेंगे तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो जो रेशो निकल कर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर, घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है ये हमें बताना है, और ये आपको याद रखना होगा वो कलर कैसा होता है तार का, वो ग्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, हरा। और ये आप अब याद कर लीजिए कि क्या कलर होगा अर्थ वायर का, वो ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, और ये यूपीटेट 2019 में भी रिपीट हुआ सेम ये क्वेश्चन। तो ये किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, चार्ज आवेश के कंजर्वेशन पर आधारित है। और ये नियम ये कहता है कि जंक्शन जो मेन पॉइंट है उस पर जो करंट आता है और वहाँ से जो करंट जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यही किरचॉफ का करंट लॉ है। और ये किसके कंजर्वेशन की बात करता है, ये चार्ज के कंजर्वेशन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है और इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। द्विआधारी संख्या के तुल्य दशमलव संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये यूपीटेट में 2-3 बार आया है इस तरह से, तो इसको हम देख लेंगे। देखिए ये सीरीज चलती है पूरी, 1 2 4 8 16 32 और आगे भी ऐसे बढ़ती चली जाती है। और जिस नंबर पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन बैठेगा उसको तो हम 1 कर देते हैं और बाकी सारे ऑफ होंगे वो 0 होंगे। अब मुझे नंबर कितना बनाना है, ये बनाना है 1 1 0 1, तो ये वाला भी 1 रहा, ये 0 रहा, ये भी 1 रहा, ये भी 1 रहा। तो बस मैं अब इनको काउंट कर लूँगी, ये कितने होंगे, ये 8 वाला 1 है, 4 वाला 1 है और ये 1 वाला 1 है, 2 वाला तो 0 है, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में मैं 1 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 13, और यही इसका क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। और सीटेट वाले बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर बार बार आता है, आंसर पता होगा क्या होगा कि पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेट्रोल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, पैराफिक्स बैक्स भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, लेकिन जो कोक होता है वो नहीं होता क्योंकि वो कोलतार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ से बाहर हो जाएगा। देखिए कोक को मैंने कोलतार बोल दिया है, लेकिन जो कोक होता है ना और जो कोलतार होता है वो दोनों ही किसके प्रोडक्ट होते हैं, वो कोयले के प्रोडक्ट होते हैं, कोल के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई एम। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर काले रंग का यौगिक देता है। तो हमें उस धातु की पहचान करनी है, तो वो धातु हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉपर, Cu, क्योंकि जब मैं 2Cu कॉपर की रिएक्शन कराती हूँ ऑक्सीजन से तो जो मुझे ऑक्साइड मिलता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड जो मिलता है, ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना ग्राम मास दिया होता है वो मास तो आता है ऊपर, द्रव्यमान जो देगा हमें वो आएगा ऊपर, और नीचे उस एटम का एटॉमिक मास आता है, और साथ में हम गुणा कर देते हैं किसकी, एवोगैड्रो नंबर की, जो कि हमारा फिक्स होता है 6.022 × 10⁻23। और इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम चारों का नंबर ऑफ एटम देखेंगे और जिसमें ज़्यादा होंगे वो हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए 16 ग्राम ऑफ N2 की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर तो मास आना है,
और नीचे इसका एटॉमिक मास आना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, लेकिन यहाँ पर इसके 2 एटम हैं, तो 14 इंटू 2 करूँगी तो मैं कितना हो जाएगा 28। तो ये यहाँ पर निकल कर आ गया 16/28। एवोगैड्रो नंबर तो सभी में सेम रहना है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो 16/28 मेरा नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ पर पता चल गए। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम पता करूं तो ऊपर तो मास ही आना है, वो तो 16 ही रहेगा, सब में 16 ग्राम है। नीचे इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 है। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो इंटू 2 भी करेंगे, और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, और 32 में अगर मैं 12 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 16/44, जो कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम निकल कर आ गए। सेम ऐसे ही अगर मैं मीथेन में बात करूं, CH4 में बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 16 ही रहना है, ठीक है। नीचे इसका एटॉमिक मास देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और CH4 में यहाँ पर 4 एटम हैं, तो 12 + 4 करूँगी तो कितना हो जाएगा 16/16, और जब मैं इसको कट करूँगी तो ये निकल कर कितना आएगा 1। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉइंट में आएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर जो है वो छोटा है, तो पॉइंट में आएगा। ऐसे ये भी क्या होगा, ये भी पॉइंट में आएगा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। कौन सा 16 ग्राम ऑफ मीथेन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो हैं वो 1 आ रहे हैं, बाकी ऊपर क्या होगा 0.5 आ रहे होंगे, मतलब 0 पॉइंट में आ रहे हैं। अब ऐसे अगर मैं 16 ग्राम ऑफ O2 की बात करूं तो ऊपर तो एटॉमिक मास 16 ऊपर तो इसका मास आ गया जो क्वेश्चन में दिया है 16, नीचे एटॉमिक मास आएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने एटम है 2 एटम है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। और ये भी पॉइंट में ही आना है, ये भी किस में आएगा पॉइंट में ही आएगा, तो सारे पॉइंट में आ रहे हैं, 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक 16 ग्राम ऑफ जो मीथेन है वो आपका कितना निकल कर आ रहा है, वो आपका 1 निकल कर आ रहा है, तो उसी में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 16 ग्राम ऑफ CH4 दैट इज़ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन लेबोरेटरी एथिलीन और एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये आंसर आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, टोलेंस रेजेंट, टोलेंस के अभिकर्मक द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, निम्न योगी में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ये हमें बतानी है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 में ही होगी। मैं मानूंगी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन है वो x है, अब इसको कैसे निकालेंगे, x + F2 है तो वो -2 रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव रहता है, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो यहाँ पर ही +2 ऑक्सीडेशन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो OF2 है यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, प्राकृतिक रबर का हमें एकलक बताना है, और ये हमने केमिस्ट्री में टॉपिक में पढ़ा है बहुलक में, तो हमें बताना है मोनोमर क्या होता है नेचुरल रबर का, वो होता है उसका नाम क्या होता है आइसोप्रीन, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आइसोप्रीन, जो कि हमारा मोनोमर है, एकलक है किसका, नेचुरल रबर का, प्राकृतिक रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक कौन सा है, तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, एन पेंटेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 36 डिग्री 1 सेल्सियस होता है, बाकी सबका इससे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, एरोमेटिक यौगिक में अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अभी ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 4n+2, जो n है वो यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3, तो ये होती है आपकी 4n+2, ये आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण में
प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोजा गया क्या था। देखिए जब रदरफोर्ड ने रेस को पास कराया गोल्ड की फॉइल से, तो उसने देखा कि जो किरणें हैं ना, कुछ वाली किरणें स्कैटर हो रही हैं, वापस आ रही हैं स्कैटर होके। तो उसको ये पता चला सेंटर में, किसी एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से जो किरणें हैं वो टकरा कर निकल नहीं रही, स्कैटर होकर वापस भी आ रही हैं। तो वहीं से उसको पता चला सेंटर में क्या है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, और यहीं से डिस्कवरी हुई कि इसकी न्यूक्लियस इन द एटम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, परमाणु में नाभिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसमें जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो इसके हिसाब से यहाँ जो आंसर होगा वो एयर होगा, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो हैं वो फिक्स अमाउंट में हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई भी चीज़ जो होती है, सब्सटेंस जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट में नहीं होते। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, एयर होगा। यही हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें क्या है, फिक्स प्रपोर्शन में है। बाकी मिल्क, स्मोक और जेली ये सारे के सारे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिल्क फार्मिंग इज नोन एज। रेशम पालन को क्या कहते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, सेरीकल्चर इसको बोला जाता है, सीधा सीधा सा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारों को हम क्या बोलते हैं। उसके अंदर आपके अमीबा, पैरामीशियम ये सारे आ जाते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में। तो वो कैसे होते हैं, वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं उन्हें, यूक्रोटिक सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, फाइटोक्रोम, यही इससे संबंध रखता है जर्मिनेशन ऑफ सीड से। कौन सा पिगमेंट, फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद अदर इज कॉल्ड। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ये वही ऊतक होता है जो हमारी एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन प्लांट। पौधों के जरायुंज अंकुरण होता है, जहाँ पर क्या होता है, प्लांट पेरेंट के अंदर ही क्या होता है, ऑटोमेटिक जो सीड है वो जर्मिनेट करने लगती है। जैसे मैंने बताया था आपको, टमाटो को आप ऐसे ही रख देंगे तो उसके जो बीज है ना, उसमें से ऑटोमेटिक फिर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लांट, मुख्य प्लांट में से ही अपने आप जर्मिनेशन होने लगेगा। ठीक है, वो चालू है तब भी उसमें से जर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसे लेमन में। तो ऐसा विविपेरस हमें मैंग्रोव में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा किसके अंदर और होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइजोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, वो सीधी सी बात है, दोनों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, और बाद में भी क्या होती है, रिएक्शन के बाद आपका जल जो है ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाटर, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट इट क्लॉटिंग इन इंटेंट ब्लड वेसल इज। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, वह क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, उसे हम हेपेरिन बोलते हैं। और ये जो हेपेरिन होता है हमारे रक्त को थक्का बनने में जो बनता है उसको बनने से रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इनलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो ये हमारे पैनक्रियाज में होती हैं, अग्नाशय में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, और पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है। तो वैसे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम्स आर केमिकली। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होती हैं, जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
30, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन। कौन सा अम्ल है जिसको हम विटामिन भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन भी बोलते हैं और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। तो इस तरह से इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो यूपी टेट में आपके पूछे गए। और देखते हैं यूपी टेट साइंस 2018 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट। वर्षा की बूंदों के गोले आकार का उल्लेख करने के लिए निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, ये हमें बताना है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल स्फेरिकल क्यों होती हैं, कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए जो बूंद है उसके अंदर कुछ इस तरह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला पार्टिकल है तो ये वाला पार्टिकल वो क्या है, ये जो बाहर वाला पार्टिकल है ये भी खींच रहा है और ये जो अंदर वाला पार्टिकल है ये भी खींच रहा है। तो इस तरह से जो ये पार्टिकल है ये बैलेंस रहता है। सेम ऐसी जितने भी पार्टिकल होंगे ना अंदर के, वो दूसरा पार्टिकल उसको खींच रहा है, सेम वो भी किसी और को खींच रहा है। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। लेकिन जो बाहरी सतह पर, ये जो बाहरी सतह पर जो आखिरी वाले पार्टिकल हैं, इनके बाहर तो कोई पार्टिकल और दूसरा होता नहीं है, तो वो तो इनको नहीं खींच पाएंगे कि इस तरह से दूसरे पार्टिकल कोई यहाँ तो है नहीं जो इसको खींचेगा दूसरी तरफ। लेकिन जो अंदर वाले पार्टिकल हैं, ये वाले पार्टिकल, वो बाहर वाले पार्टिकलों को अपनी तरफ अंदर की ओर खींचते हैं, बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बाहर वाले पार्टिकल हैं वो सिकुड़ जाते हैं और ये जो बाहरी सरफेस है एक टेंशन में आ जाती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और उसी के सिकुड़ने की वजह से इनकी शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है रेन ड्रॉप की। तो ये किसकी वजह से होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की, वो है सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ये सबको पता होगा कि किसकी वजह से जो हमारी धरती है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें जो ताप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट अ मिनरल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम होगा। जिप्सम एक ऐसा मेटल है जो कि मिनरल की प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता। बाकी हेमेटाइट तो आयरन का हो गया, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह ये सब मिनरल है, लेकिन जिप्सम उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है, ये हमें बताना है। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधातु जो है, जो कि क्या है, द्रव है, लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ही यहाँ पर आंसर है और इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। किसने रेडियम की खोज की। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे वगैरह में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की, मैरी क्यूरी ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मैरी क्यूरी। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्टोन कैंसर। किन कारणों से स्टोन कैंसर हो सकता है, किस कारण से। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। इसमें जो एसिड होते हैं उसकी वजह से जो है स्टोन कैंसर के चांसेस बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूछ रहा है ब्राइन क्या है। ब्राइन क्या है, ब्राइन इज, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट वाटर का सैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्ट वाटर का, आप याद रखेंगे ब्राइन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और 2018 का यूपी टेट का जो पेपर था वो काफ़ी सही था, मतलब इतना टफ नहीं था।
द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ग्रीन फ्रूट इज, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो कौन सी गैस होती है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन को ही यूज़ करा जाता है जब हम कच्चे आमों को पकाते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफ़ी इजी है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर इज, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत बताना है कितना होता है, और ये सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, 78%, और 20.9% या 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, और 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर्गन उससे भी ज़्यादा होती है, 0.9% में हमारी आर्गन होती है। तो इस तरह से और भी अदर गैसेज होती हैं। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में आपका 78% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन इज, ओजोन क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है, जिसे हम O3 भी बोलते हैं। देखिए बहुत से बच्चे इसको आइसोटोप कह देंगे, लेकिन ये आइसोटोप नहीं है, ये एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन होता है, अपर रूप होता है ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए एलोट्रॉप वो होते हैं जब एक एलिमेंट 2 या 3 से अधिक फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, तो वो आपके एलोट्रॉप होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है, ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड, ये सब उसकी फॉर्म है, तो वो सब क्या है, वो उसके एलोट्रॉप हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन का एलोट्रॉप क्या होता है, आपका ओजोन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये पहले भी यूपीटेट के पेपर में आया है। मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। m द्रव्यमान के कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम संवेग के रिलेशन से एक फॉर्मूला बताना है हमें कि क्या रिलेशन बैठेगी। देखिए जो मोमेंटम संवेग होता है उसको हम p से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, mv होता है। आपका क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम। सेम ऐसे ही आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो अब इसकी रिलेशन कैसे बैठाएंगे, ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं, हम m से गुणा कर देते हैं, और जब हम m से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ m² b² अपॉन m। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ mv पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और नीचे क्या रहने दिया मैंने, m। और मैंने अभी बताया संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। तो अभी इस mv की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, p रख सकती हूँ, मोमेंटम रख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ p² अपॉन आपका m। तो ऐसा कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, p² अपॉन 2m। तो ये रिलेशन बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का न्यूमेरिक आ सकता है क्योंकि पहले भी इस तरह के न्यूमेरिक पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4, 10 एंड 20 ओम। याद रखेंगे रेजिस्टेंस का जो मात्रक है, SI यूनिट है, वो ओम ही होता है। द करंट इन द सर्किट विल बी, तो करंट का SI मात्रक हमारा यहाँ पर दे भी रखा है, एम्पियर होता है। तो हमें परिपथ में धारा क्या होगी ये हमें बताना है। जब 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध जो कि समांतर समूह में 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाते हैं, तो परिपथ की धारा करंट क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहले मुझे वोल्टेज पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता है कितनी वोल्ट की बैटरी है मेरी, 15 वोल्ट की बैटरी है, तो वो तो मेरा 15 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस अब मुझे यहाँ पर पता करना होगा करंट निकालने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरह से लगे हुए हैं, एक 4 है, एक 10 है और एक 20 है। तो टोटल रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, जब पैरेलल में होते हैं ये, तो वहाँ पर 1/r की वैल्यू क्या हो जाती है, जितने रेजिस्टेंस उसमें लगे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं इस तरह से ही 1/r के साथ। ठीक है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये मैं कब कर रही हूँ, जब मेरा पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। लेकिन अगर मेरा सीरीज कनेक्शन होता ना, तो डायरेक्ट ऐड हो जाते R1 प्लस R2 प्लस R3। वो कब, जब सीरीज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। तो 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20, यही तो 3 रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकल कर आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20, 4 5 या 20, 10 2 या 20, 20 1 या
5 6 7 8/20 और 4 की टेबल से अभी हम इसको कट कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो यहाँ से जो मेरी 1/r की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई, 2/5। ये 1/r की वैल्यू है। यहाँ से मैं अगर खाली r की वैल्यू बताऊँ तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो निकल कर आ गई मेरी 5/2 ओम। तो यही मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, 5/2 ओम। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में रख दूंगी, करंट वाले में, धारा वाले में। वो क्या था, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज मेरा 15 ओम है और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5/2 है। तो ये 2 तो मेरा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस तरह से, 15/5 × 2। तो 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 माने एम्पियर। तो जो करंट है वो क्या है, वो 6 एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लोह चुंबकीय है, ये हमें बताना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फेरोमैग्नेट होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उसकी तरफ खिंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, निकल। याद रखेंगे आप, आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों के तीनों आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते। पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं होते। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन होते हैं, वो आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जिसमें आपके आयरन, कोबाल्ट और निकल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन पहले भी यूपी टेट के पेपर में आया है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, वो आपकी सॉलिड में होती है, ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है, क्योंकि वहाँ कण दूर दूर होते हैं। और जो ध्वनि होती है वो कणों के पास, जितने कण पास होंगे, तो जब कण से कंपन होगा तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, तो सॉलिड में वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टील, इस्पात, क्योंकि यही यहाँ पर सॉलिड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क देन विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इट। तो ग्लास के रोड पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, ये हमें बताना है। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और इसे ही हम स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं होता, फ्लो होने से तो करंट उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस मटेरियल से लूज़ हो जाते हैं और दूसरा मटेरियल उसको गेन कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर होगा, जब ग्लास की रॉड को आप सिल्क से रब करेंगे तो जो ग्लास की रॉड है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ कर देगी, और इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की वजह से ग्लास की रॉड पर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो सिल्क है ना वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था कि ग्लास रॉड पर किस प्रकार का चार्ज आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, घन आवेश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन अ मूविंग प्लेन मिरर इंसिडेंट रे फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। और प्लेन मिरर में हमने पढ़ा भी होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो हमारा नॉर्मल है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये जब हमारा 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन कोण है, वो भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, किसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूजल, ग्राउंड वाटर। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अनंत है, ये हमेशा के लिए है। जबकि पेट्रोलियम एक बार ख़त्म तो ख़त्म, नेचुरल गैस, कोल, ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो ये रिन्यू नहीं हो सकते। लेकिन ग्राउंड वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। और अभी मैंने आपको बताया था जो संवेग मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर जब हमें मोमेंटम पता है और वेलोसिटी पता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर निकल कर कौन सी भौतिक राशि जो है वो प्राप्त हो सकती है, वो यहाँ पर क्या बचा, मास बचा, द्रव्यमान बचा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके। और बहुत बच्चे इसको गलत कर आएंगे, समझेंगे 10⁹ होता है, लेकिन वो मीटर के केस में होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है ऑप्शन। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात थी इसमें, अगर ये मीटर में पूछता तब 10⁻⁹ मीटर होता, लेकिन इसने सेंटीमीटर में पूछा है तो आंसर यहाँ पर हमारा 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और यूपी टेट के लिए भी। हु डिस्कवर्ड एक्सरे, किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आंसर सीधा सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम रॉन्टजेन, इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। और ये सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो सिल्क होता है वो भी हमारा नेचुरल फाइबर होता है, कॉटन भी हमारा नेचुरल फाइबर है और जूट भी हमारा नेचुरल फाइबर होता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्राइलिक जो है वो हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जिंजर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। अदरक रूपांतरण है किसका, ये सभी को पता होगा। अदरक जो है वो तना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का, तने का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रू फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं कहाँ से, वो हमारे ओवरी से उत्पन्न होते हैं, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर इंस्टेड ऑफ सीड इज। ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा विजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, स्पोर्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज के माध्यम से नहीं करते, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो वो कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्न। तो यही यहाँ पर आंसर होगा, अभी आपको ये याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द एलिमेंट एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इन प्लांट इज। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, ये हमें बताना है। तो वो अनिवार्य तत्व होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्लांट में। और ये इनको डायरेक्ट एयर से नहीं मिलता, ये मिट्टी से उसको प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल है। तो ये हमें बताना है। देखिए जो हाइपरटेंशन है ये किसी से फैल नहीं सकती, तो ये तो नॉन कम्युनिकेबल है। ये पूछ रहा है कौन सा नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। तो हमारा अर्थराइटिस ये भी नॉन कम्युनिकेबल होता है किसी के थ्रू, ऐसा नहीं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। सेम ऐसे रिकेट जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, हड्डियों की कमज़ोरी, तो वो भी ऐसा नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होगा। लेकिन जो आपका कॉलरा होता है ये जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है, अगर वो उसके हैंड को टच कर ले या फिर उस एरिया से गुजर जाए जहाँ पर उसने वो क्या कहता है पॉटी वगैरह की होती है। तो ये जो है ये कम्युनिकेबल है, उसके खाने से, उसके पीने से, गंदे हाथों को छूने से ये कम्युनिकेट
कम्युनिकेट हो सकता है, जैसे मलेरिया वगैरह, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कम्युनिकेबल होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो आपकी कम्युनिकेबल होती हैं। अदरवाइज जैसे हाइपरटेंशन, ये रिकेट्स बोला, ये सब क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल हैं, ये फैल नहीं सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, कॉलेरा नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलिन, प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, फफूंद से, फंगी से। ये साइंटिस्ट ने खोज की और वहीं से पता लगाया कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड हुई, फंगी, फफूंद से ऑब्टेन्ड हुई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो विटामिन होता है ना, वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जो एग्जाम में पूछा गया, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको हम कोडोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो यूपीटेट साइंस 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्लास 9th में हम ये पढ़ते हैं। देखिए, सॉइल को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक होते हैं मैक्रो, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं सॉइल को, और एक होते हैं माइक्रो, जो सॉइल को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं वो मैक्रो होते हैं, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो होते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम दे रखा है ना, ये आपका मैक्रो न्यूट्रेंट है। इसके अलावा कुछ और नाम आप याद रख लीजिएगा, जो नाइट्रोजन होता है, आपका फॉस्फोरस होता है, और जो आपका पोटाशियम होता है, एनपीके जिसको बोलते हैं, ये आपके मैक्रो न्यूट्रेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को क्या होता है, इनको जो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट को वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो ये मैक्रो न्यूट्रेंट होते हैं और ये प्राइमरी न्यूट्रेंट्स होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी आपके मैक्रो न्यूट्रेंट के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर, ये भी मैक्रो में ही आएंगे। 6 के 6 नाम याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रेंट हैं। और जब मैं माइक्रो न्यूट्रेंट की बात करती हूँ तो आपका सोडियम, कॉपर, सिलिकन, उसके अलावा बोरॉन, जिंक, ये सारे के सारे, आयरन, ये आपके माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा नहीं है, तो वो आपका कैल्शियम हो जाना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इस तरह से हमने सीटेट माइंड में आ जाता है, क्योंकि सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं कंटिन्यूस। तो यूपीटेट साइंस 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अब हम लास्ट में जो प्रीवियस 2019 में हुआ है आपका यूपीटेट का साइंस का पेपर, वो देखेंगे, क्योंकि 2020 में तो हुआ ही नहीं था आपका यूपीटेट का एग्ज़ाम। और इसी के साथ हमारे सारे यूपीटेट के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पूरी मैराथन में सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कराया इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं मैराथन के माध्यम से। और अब हम लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी देख लेंगे कुछ, और उसके अलावा जो सीटेट की नाइट में क्लासेस चलती हैं वो भी देखनी है, क्योंकि वो बेसिक लेवल की हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल था मैराथन में। और इस तरह से जब आप पेपर में जाएंगे तो साइंस में आप बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्कोर करेंगे। तो बस इतना ही था। चलिए अब आगे देखते हैं यूपीटेट साइंस 2019 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का, विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, इसको बताना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको समझ में आ जाए कैल्सिनेशन क्या होता है। देखिए, कैल्सिनेशन में जो ओर होता है, जो अयस्क होता है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करा जाता है, और वहाँ पर एयर नहीं होती। इन अब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं होगी, कहने का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें से मॉइस्चर, जो ऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालना है, मॉइस्चर को बाहर निकालना है। वो भी किसकी अब्सेंस में, एयर की अब्सेंस में उसको हीट करा जाता है। तो वही आपका क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। अब देखिए, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है, तो ये तीनों रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपकी बी, सी, डी क्या हो जाएंगी, बाहर, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। और मैंने बताया क्या होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर की अब्सेंस मतलब
मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एयर में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MgCO3, जो हमें देगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड को उसने बाहर कर दिया एक्सट्रैक्ट करके, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसमें रिलीज होती है, निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कलरलेस गैस टर्न लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, ये हमें बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद करना होगा। तो लेड एसीटेट को काला कौन कर देती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, H2S, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर हमें कुछ यौगिक दिए हैं और उन पर विचार करते हुए हमें बताना है, अमंग दीज कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल्स आर, इनमें हमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं उनके बारे में बताना है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इनके ऊपर प्लस चार्ज होगा और ये तैयार रहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन के स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिल्स। और वो यहाँ पर होंगे BF3, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, और PCl5b होता है, और कभी कभी ये न्यूक्लियोफिल्स भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिल्स भी होता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पर हमारे होंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा नाभिक स्नेहिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील होगा। और अभी के लिए आपको आंसर ही याद रखना होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ है, इसको समझेंगे जब हम केमिस्ट्री करेंगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सरणी में एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। जी हाँ, बिल्कुल कमी आती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को, एटम जो है उसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, वो घट जाती है। ये आपको याद रखना होगा। क्यों घट जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और बैलेंस सेल जो है इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच का जो स्पेस है, जो गैप है वो बढ़ जाता है, और उस गैप के बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि आती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ABC। इसका मतलब तीसरी बात भी सही है, द वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। तो जी हाँ, ये भी डिक्रीज होती है। तो ABC तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पराश्रव्य, क्योंकि ये साउंड की तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पराश्रव्य जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, पृथ्वी है और ये पृथ्वी के पोल्स होते हैं, और पोल्स में इस तरह से खिंच के ये हमारा इक्वेटर हो जाता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक पोल की बात करूँ, तो क्योंकि पृथ्वी अक्ष पर झुकी होती है, तो मैग्नेटिक पोल कुछ इस तरह से होते हैं, तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये एंगल ऑफ डिप पूछ रहा है किस पर, मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ पर, तो वो भी आपका क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डेसिबल डेसिबल क्या है और ये सबको पता होगा। ध्वनि स्तर का एक माप होता है, अ मेजर ऑफ साउंड लेवल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि स्तर का एक माप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का जो धारा नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो आपके आवेश चार्ज के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है जो करंट आप स्टार्टिंग में दे रहे हैं किसी जंक्शन पर आकर, जैसे स्टेशन होता है ना, वहाँ पर जंक्शन होता है तो वहाँ पर सारे करंट आते हैं, फिर वहीं से ट्रेनें, जंक्शन पे क्या होता है सारी ट्रेनें आती हैं फिर जाती हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जंक्शन होता है जहाँ पर करंट आएगा, सारे करंट आएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है जो करंट आता है और जो करंट जाता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो करंट आपका जंक्शन पर आ रहा है और जो जंक्शन से जा रहा है वो क्या होगा, वो बराबर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर ये बात करता है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, आवेश की। ऐसे ही आपका किरचॉफ का ये कौन सा नियम है, ये पहला नियम है। ऐसे ही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ भी होता है जो वोल्टेज लॉ होता है। याद रखेंगे कौन सा लॉ होता है, वोल्टेज लॉ होता है, और वो किसकी कंजर्वेशन की बात करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। किरचॉफ का करंट लॉ करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और वो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन यूपीटेट साइंस में तीसरी बार आ रहा है, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है लेकिन रिलेशन अभी भी वही रहेगी और वहीं से हम इसको निकालेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज E, द मोमेंटम विल बी। m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, तो हमें इसका संवेग बताना है। यहाँ पर हमें जो रिलेशन बनानी है वो संवेग और आपकी जो गतिज ऊर्जा है उसके बीच में बतानी है। देखिए संवेग जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू जो हमारा वेग होगा, तो P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो हम E को लेंगे, जो हमारी एनर्जी इन्होंने बताई है वो क्या है, वो E है, हाफ mv²। ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम इसमें m से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिसके बाद क्या हो जाएगा, ये हाफ m का स्क्वायर b का स्क्वायर अपॉन m। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बाद में, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, हाफ mv पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। जो m के ऊपर स्क्वायर अलग था, v के ऊपर स्क्वायर अलग था, वो अब मैंने पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और नीचे मेरा m रहा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पर संवेग को, मोमेंटम को भी फिट कराना है। तो अब मैं इस mv की जगह क्या लिख सकती हूँ, p लिख सकती हूँ, मोमेंटम लिख सकती हूँ। तो अब ये e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ mv की जगह मैंने p कर दिया, p का स्क्वायर अपॉन m। और ये हमसे पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना होगा, ये हमसे इस p की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 2m को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2me, और यहाँ पर क्या बचेगा, p का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2me। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडर रूट 2me। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन पूछा था, वो वाला रिलेशन पूछा था, हाफ p² अपॉन m वाला रिलेशन पूछा था। इस बार मोमेंटम का रिलेशन पूछा है, तो देख रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया लेकिन क्वेश्चन वही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द एक्वेटिक ब्रायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है, ये हमें बताना है। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो आपके फ्लोवरलेस प्लांट होते हैं, तो यहाँ पर ये आंसर आपको याद ही रखना होगा, क्या होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस। जो रिक्सिया फ्लूटेंस है यही आपका एक्वेटिक ब्रायोफाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, ये हमें बताना है। पैरासाइट वो होते हैं जो पूरी तरह से अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं, जैसे हमारे सिर वगैरह में जू हो जाती हैं, लाइस हो जाती हैं, खटमल वगैरह हो गए, वो क्या होते हैं, वो परजीवी हैं, वो पैरासाइट हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, उनके अंदर से पोषक तत्व लेते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होगा, जो टोटल तना आधारित पैरासाइट है
है जो किसी दूसरे पर डिपेंड है, तो वो आपकी बेल होती है। कौन सी बेल? कॉस्कुटा, अमर बेल। और ये पेड़ के ऊपर पूरी उसका जो स्टेम है, उसका जो तना है, पेड़ पर पूरा छाया रहता है और वहाँ से ये अपना पोषक लेता है। तो ये आपकी टोटल स्टेम पैरासाइट है, कॉस्कुटा अमर बेल। देखिए बाकी जो रेफ्लिशिया है ये एक फ्लावर है और ये आपका टोटल रूट पैरासाइट है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे टोटल रूट पैरासाइट है। कैसा है? टोटल रूट। इसकी जो रूट होती हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, यहाँ पर इसकी स्टेम डिपेंडेंट होती हैं। ऐसे जो आपका विस्कम है ना, ये क्या होता है? ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये आपका कैसा है? ये पार्शियल अर्ध स्टेम पैरासाइट है। तो ए भी याद रखना है, रेफ्लिशिया के बारे में भी याद रखिएगा, और कॉस्कुटा तो आपका हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग इवेंट इन प्लांट। हमें प्लांट में जो इवेंट है उनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो हमारा जल होता है उसका परिवहन कौन करता है? कौन सा ऊतक करता है? कौन सा टिश्यू करता है प्लांट का? वो हमारा जाइलम करता है। तो सी का क्या होगा? फर्स्ट होगा। और ऐसा हमारा एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है कि सी का क्या है? फर्स्ट है। और ऐसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, जो मिनरल पोषक तत्व हैं उनका जो खाने के तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो हमारा फ्लोएम करता है। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक करता है। तो डी का आपका सेकंड होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी रूट हेयर के थ्रू भी होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका एपिब्लेमा, ये भी अपर लेयर ऑफ रूट ही होती है, इसके थ्रू भी होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंडेमिक स्पीसीज आर। स्थानिक जातियाँ क्या हैं ये हमें बताना है। और ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं स्पीसीज से। तो एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाएंगे, वही क्या होते हैं? आपके एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। जैसे हम भारत में बोलें तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपका असम के काजीरंगा में पाया जाता है। तो वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वही आपके एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम यहाँ पर हमें बताना है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा। याद रखिए क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी एंड थैलेमस, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पाशन। हिंदी में याद रखना बहुत आसान है। पहले वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र, फिर अंडाशय और फिर पुष्पाशन। स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी एंड थैलेमस। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। यही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, किसमें? फ्लावर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ओर कॉपर पाइराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। अयस्क कॉपर पाइराइट का जो सांद्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो कौन सी विधि होती है? तो वो आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फैन उत्प्लावन विधि के माध्यम से ही कॉपर पाइराइट को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो झाग विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। झाग विधि के माध्यम से क्या होता है? झागों के माध्यम से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बाहर निकाली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ कार्बन इन 2 मिथाइल प्रोपेन इज। 2 मिथाइल प्रोपेन में हमें कार्बन की संख्या बतानी है चेन की फॉर्म में। तो वो हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन को हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, और वैसे तो इसको C4H10 बोलेंगे, लेकिन जब मैं इसको आइसोब्यूटेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, ब्रांच की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, तो ये कैसे आता है? CH3। इस तरह से इसकी ब्रांच बन जाती है CH3, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ पर जो कार्बन होंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन इस तरह की फॉर्म में ही पूछ रहा है, वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा किसकी है? ये हमें बतानी है। एक बात आपको याद रखनी है, जो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होती है, कैटिनेशन की क्षमता होती है, वो किसके अंदर होती है? वो कार्बन के अंदर ही होती है।
कैटिनेशन क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है, जब एक एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ, जैसे कार्बन के एटम के साथ ही क्या करता है, बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड बनाता चला जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देता है। जैसे डायमंड, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग करी हुई होती है, तो वही आपका कैटिनेशन है। और ये कैटिनेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये कार्बन में होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन। देखिए जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये आपका ग्रुप 14 में होता है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, आवर्त सारणी की। तो उसमें कार्बन हो गया, कार्बन के बाद उसमें आता है सिलिकॉन, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं वो कैटिनेशन करेंगे, क्योंकि कार्बन कैटिनेशन शो कर रहा है, तो इसके बाद जो बॉन्ड एनर्जी कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर Si हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाता है जर्मेनियम, और उसके बाद इसमें आता है क्या कहते हैं आपका टिन आता है, Sn टिन आता है, और फिर आपका Pb हो जाता है, लेड हो जाता है। तो इस तरह से ग्रुप 14 में एलिमेंट होते हैं और कैटिनेशन इस तरह से होता है। तो कार्बन के बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, nx मोल ऑफ सब्सटेंस x was dissolved in ny मोल ऑफ सब्सटेंस y। पदार्थ x के nx मोल को पदार्थ y के ny मोल में घोला जाता है। तो हमें बताना है कौन से रिलेशन यहाँ पर सही हैं। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ये सारे रिलेशन यहाँ पर सही हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 9th में, तब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C। जो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन सब्सटेंस x और y हैं वो बराबर 1 ही रहेंगे। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर x निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ x डिवाइडेड बाय जितने मोल होंगे उस सॉल्यूशन में। जी हाँ बिल्कुल सही। मोल फ्रैक्शन ऑफ y जो है, या फिर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ x निकालना है, वो इसी तरह से निकाला जाता है। तो सारी बातें यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स एक्ट एज हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो वो आपका विटामिन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, सन की प्रेजेंस में ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और यही हमारा हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है किसमें, ये हमको बताना है। तो हमने प्लांट किंगडम अभी मैराथन सेशन में देखा था, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। और हिंदी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोनेरा। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गई है, तो मोनेरा जगत से बिलोंग करेंगे आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है, ये हमें बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा ब्लड हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ये एक ऊतक की तरह कार्य करता है। जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो आपके ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ब्लड, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट द पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम बताना है और ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो कि देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है XY की फॉर्म में दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ़ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी लेंथ बाद में क्या हो जाएगी ये हमें बताना है। यदि x1 लंबाई के वस्तु का एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो वो कैसा होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में ये आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण में हमने पहले बहुत पढ़ा है सीटेट में, जो इमेज जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो छोटा बनता है। तो सीधी सी बात है, जो उसकी लेंथ होगी वो कम होगी x2 की। तो यहाँ पर जो x1 है वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, x2 से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द SI यूनिट ऑफ हीट इज। ऊष्मा का SI यूनिट क्या है, और ये हमने पहले भी करा है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से। तो वो आंसर हो जाएगा आपका जूल। जूल जो है वो ऊष्मा का SI मात्रक होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं
और जूल किस और का भी मात्रक होता है, ये भी मैंने सब पहले बताया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जूल किस का और मात्रक है और साथ में एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हिपोकैम्पस इज अ, हिपोकैम्पस क्या है ये हमें बताना है और ये आपको याद ही रखना होगा। ये मत्स्य है, एक मछली होती है, फिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मीन या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। थ्योरी सेक्शन में हमने मैराथन में बहुत अच्छे से पढ़ा है साउंड चैप्टर। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली लॉन्गिट्यूडनल। आपको पता होना चाहिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो केवल अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। देखिए फिर से यूपी टेट में कंफ्यूज करा, बहुत बच्चे देखते क्या कर देंगे 10⁻⁻10, वो मीटर में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन यहाँ किस में पूछा है, माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन। क्यों, क्योंकि एक मीटर में आपके 10⁻6 माइक्रोन होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। तो वो 6 पावर कट जाएंगी तो कितना बचेगा आपका 10⁻⁻4 माइक्रोन बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यूनिट को बहुत ध्यान रखिए कि उसने पूछा किस में है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में पूछता तब आंसर -10⁻⁻10 मीटर होता, लेकिन उसने माइक्रोन में पूछा है तो वो हो जाएगा 10⁻4। और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 0.1 नैनोमीटर होते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट रहने वाला है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ मैक्सिमम इन, दो साउंड वेव है उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होगी, ये मैंने बहुत बार बताया है, रिपीट क्वेश्चन है। तो वो आपकी किस में होती है, वो सॉलिड के अंदर होगी, वो आपकी ठोस में होगी। और यहाँ पर सॉलिड क्या है, वो आपका स्टील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन जो यूपी टेट साइंस 2019 में पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट आने वाले यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। फिर से बोल रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।